हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि सक्सेना श्री मल्लू सिंह आर्य गवर्नमेंट कॉलेज से। बच्चों, आज 10th में मैं साइंस में आपको पढ़ाऊंगी। आनुवंशिकता चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था आनुवंशिकता। मैंने इसमें आपको पढ़ाया था, फर्स्ट टॉपिक था हमारा मेंडल का के नियम। मेंडल्स लॉ पढ़ाए थे मैंने आपको। फर्स्ट प्रभाविता का नियम, सेकंड था पृथक्करण का नियम, थर्ड था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो हमने इसमें पढ़ा था मेंडल्स लॉ, एक संकर क्रॉस क्या है, लंबे पौधे और बौने पौधे किसे कहते हैं, कौन से रेड और कौन से येलो होते हैं और इनका अनुपात क्या होता है, एक संकर क्रॉस। इसके बाद हम आनुवंशिकता में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे लिंग निर्धारण, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, इसमें क्या है, साइंटिस्ट हमारे जो है मैकलन, इनके अनुसार जो है एक लिंगी जंतुओं में लिंग निर्धारण को हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र और इसके सिद्धांत को हम कहते हैं लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद। ठीक है, मैकलन ये हमारे साइंटिस्ट। ओके, इनके अनुसार एक लिंगी जंतुओं में लिंग निर्धारण को लिंग गुणसूत्र, अब इसे क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ओके, लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसके बाद इस सिद्धांत को लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद कहते हैं। इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक कि मैकलन के अनुसार एक लिंगी जंतु जिनमें लिंग निर्धारण को लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और सिद्धांत को हम कहते हैं लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, इसमें मानव की जनन कोशिकाओं में क्या होता है, मानव की जनन कोशिकाओं में क्या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से हम देखेंगे कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो नर व मादा में समान। ये मैं आपको समझाने की उससे समझा रही हूँ बच्चों कि मानव की जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र हैं, जिनमें से 22 जोड़ी पेयर्स गुणसूत्र होते हैं। तो 22 जोड़ी होते हैं जो वो गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, ऑटोजोम्स। ठीक, इसके बाद क्या है कि 23वां गुणसूत्र जो है स्त्री में, जो 23वां गुणसूत्र है वो होता है समान, लेकिन पुरुष में 23वां गुणसूत्र जो है वो होता है असमान। समझ गए बच्चों, स्त्री में जो है 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो होता है समान, पुरुष में जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो होता है असमान। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र असमान होता है इसे कहते हैं हम हेटेरोजोम्स। समान ऑटोजोम्स, असमान हेटेरोजोम्स। ओके, इसके बाद स्त्री में जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे हम प्रेजेंट करते हैं XX से XX, और पुरुष में जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे हम करते हैं
एक्स वाई से। ओके, असमान है तो ये डबल एक्स ना होंगे, एक्स वाई होंगे, और इनका जो गुणसूत्र है वो छोटा और लंबा होता है, इस वजह से ये असमान है। ठीक है, तो स्त्री में जो 23वां गुणसूत्र है वो एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, पुरुष में जो गुणसूत्र होता है 23वां वो एक्स वाई से। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया कि स्त्री में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो होते हैं एक्स एक्स। ओके, और जो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई। ओके, तो अब बच्चों को क्या है कि युग्मक जनन है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है गैमेट्स का। अल्पसूत्री विभाजन यानी मेयोसिस जो डिवीजन होता है उसके कारण गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो अगुणित n रह जाती है। कैसे रह जाती है? अगुणित n, हैप्लॉइड। तो स्त्री से बने हुए सभी युग्मक अण्ड कैसे होते हैं? तो जो स्त्री से बनेंगे वो क्या होंगे? 22+x। ठीक, पुरुष के युग्मजन शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है x और y अलग अलग। तो ये हो गया 22+x और 22+y। तो पुरुष से प्राप्त शुक्राणु जो होते हैं 22+y गुणसूत्र या 22+ जो x गुणसूत्र होता है उसे जो 22 गुणसूत्र वाला x वाला गुणसूत्र होता है उससे अंडाणु से मिल जाता है। ठीक है, अंड से इससे के अंड से मिल जाता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन के बाद न्यूमेरस में जाइगोट में 44xy 44xy पुरुष या 44+xx स्त्री गुणसूत्र हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के गुणसूत्र हो सकते हैं पुरुष में 44+xy और स्त्री में 44+xx। इसके बाद जब लिंग निर्धारण होता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं उनके गुणसूत्र के आधार पर ये हो जाती है क्रिया। ठीक है, तो गुणसूत्र के आधार पर ये जो मिलने वाले शुक्राणु के गुणसूत्र के आधार पर ये क्रिया निर्धारण की निषेचन के समय ही होती है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र जो है सेक्स क्रोमोसोम है जो उसके अनुसार बनने वाले जो नर और मादा शिशु का जो है विकास वो किस तरह से होता है बच्चों, वो मैं आपको बताती हूँ। 44+xx यानी x x कर सकते हैं आप, तो 44xx होगा यानी मादा, इसे कह सकते हैं पुत्री। ठीक है, 44+xy ये क्या हो गया? नर यानी पुत्र। ठीक है, आपको समझ में आ गया xx और xy किस तरह से बनेंगे? मादा, नर, पुत्र और पुत्र, इस तरह से इनका विकास होता है हमारे शिशु का। ऐसे भी कह सकते हैं कि 44+xx नर मादा शिशु। ठीक है, शिशु का विकास हो रहा है तो 44+xy नर शिशु। ठीक है, यानी पुत्री और पुत्र। इसको मैं संरचना से आपको बताती हूँ कि पुरुष यानी नर, मादा, स्त्री लिख सकते हैं आप यहाँ पे, स्त्री यानी मादा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? एक्स वाई। ठीक है, पुरुष को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्स स्त्री फ्यूजन हुआ, दो भागों में बटा एक्स वाई। ठीक है, और एक्स एक्स ये क्रिया शुक्राणुओं से और ये अंडाणु। ठीक है, अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन देखिए आप कैसे कैसे बनते हैं। एक्स को इस एक्स को हमने स्त्री के एक्स से फ्यूज किया, ये क्या बना? एक्स एक्स यानी पुत्री। ठीक है, फीमेल। एक्स वाई यानी पुत्र। ठीक है, और एक्स एक्स यानी पुत्री।
बच्चों। तो ये जो है इस तरह से फ्यूज हो गए, इस तरह से बनते हैं नर और मादा, और किस तरह से नर शिशु और मादा शिशु का विकास होता है वो मैंने आपको इसमें समझाया है। ठीक है, ये है समयुग्मनजीव, ठीक है, ये है विषमयुग्मनजीव। ओके बच्चों, ये पूरी क्रिया है, संरचना है। इसे मैंने आपको स्त्री और पुरुष में और पुत्री और पुत्र का विकास किस तरह से होता है ये पूरा एक्सप्लेन किया है बच्चों लिंग निर्धारण में। तो ये लिंग निर्धारण की क्रिया जो है सेक्स डिटरमिनेशन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आता है, इसे बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करिएगा। आपका शुरू से किस तरह से को हम पुरुष को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और स्त्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से शुक्राणु अंडाणु मिलके फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरह से कौन से शिशु का विकास करते हैं, कौन से शिशु का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप ज़रूर मेरे से दोबारा डिस्कस कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में पूछ के, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके।